Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again. Today we are here for the organizational behavior का lecture. जैसा कि हमने perception start किया हुआ था, if anyone who is watching me new, please go and watch the previous lecture. Then you can join me on this lecture so that एक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि हमने बेसिक कंसेप्ट कर लिए थे, हमने पर्सनालिटी कर लिया था, अब हम परसेप्शन भी खत्म होने वाला हमारा ऑलमोस्ट प्रोबेबली एक या दो क्लासेस और आएंगी परसेप्शन पे, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे मोटिवेशन. यस, आई विल ट्राई टू कंप्लीट एज सुन एज पॉसिबल द फुल सिलेबस. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट कि अगर आपने अभी टैक्सेशन की रिवीजन नहीं की है तो प्लीज टैक्सेशन की रिवीजन साथ में कर लीजिए. आई वुड सजेस्ट यू एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी उठा के चलो, कंसेप्ट की रिवीजन कर लो, क्योंकि मैं जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ टैक्सेशन, so that you can do full revision of the taxation and OB at least here. फिर हम देखेंगे नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है. बट फॉर नाउ मैं क्या कह रही थी कि अभी आप कर लीजिए टैक्सेशन का कंप्लीट. चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना ओबी का नेक्स्ट टॉपिक. हम पढ़ रहे थे परसेप्शन. परसेप्शन में हमने क्या पढ़ना है आज कि जो परसेप्शन है उसका ओबी में कैसे एप्लीकेशन पड़े. हमने परसेप्शन का मीनिंग पढ़ लिया, क्या होता है, फैक्टर्स, ये वो बहुत कुछ पढ़ लिया हमने. लेकिन आज हम ये पढ़ेंगे कि परसेप्शन को ओबी में कैसे अप्लाई किया जाए. यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ कि परसेप्शन को ओबी में कैसे अप्लाई किया जाए. मैं बार बार आपको यही चीज बोलती हूँ कि अल्टीमेटली आप जो भी सब टॉपिक पढ़ रहे हो उसको लिंक करो कि आपका मेन टॉपिक क्या है, फिर वो मेन टॉपिक इस सब्जेक्ट में क्यों आया, ताकि आपको चीजें भूले नहीं, चीजों को विजुअलाइज करके पढ़ना. ठीक है, चलो हम करते हैं स्टार्ट अपना कि एप्लीकेशन ऑफ परसेप्शन, कि परसेप्शन का ओबी में क्या एप्लीकेशन है, परसेप्शन का ओबी में क्या एप्लीकेशन है. चलो देखो, people in the organizations are always judging each other. परसेप्शन का मतलब भी यही था, हम अपने माइंड में क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं सो दैट वी कैन बिहेव अकॉर्डिंगली, हम उसके अकॉर्डिंगली बिहेव कर पाए. तो ऑर्गेनाइजेशन में लोग क्या कर रहे हैं, हमेशा एक दूसरे को जज कर रहे हैं. मैनेजर मस्ट अप्रेज देयर एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस. मैनेजर जो है उनको अपने परफॉर्मेंस एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को क्या करना चाहिए, अप्रेज करना चाहिए, सो दैट दे कैन फील एंथुसियास्टिक फॉर देयर वर्क. वी इवेल्युएट हाउ मच एफर्ट्स आर को-वर्कर्स आर पुटिंग. हम क्या इवेल्युएट करते हैं कि हमारे को-वर्कर्स क्या एफर्ट डाल रहे हैं इनटू देयर जॉब. समटाइम हमारी जजमेंट हैव इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. एक बात बताओ, मैंने आपके बारे में जजमेंट बना लिया कि आप अच्छा काम नहीं करते हैं, ABC कुछ भी रीजन हो सकता है. आपने एक दिन अच्छे से काम नहीं किया और बाय चांस उसी दिन मैंने आपको काम करते हुए देखा, तो मेरे माइंड में क्या जजमेंट बन गई कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करूंगी. आपको मेरा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा तो आप और ज्यादा डाउन हो जाओगे. तो वो क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारी जजमेंट है, जो किसी की जजमेंट है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है. मैंने आपको जज कर लिया कि आप अच्छा काम नहीं करते, तो मैं आपसे अच्छा बिहेव नहीं करूंगी. मैं अच्छा बिहेव नहीं करूंगी तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा. अल्टीमेटली सफर कौन करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी. सफर कौन करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी. इसलिए क्या बोला जा रहा है, our judgment have important consequence for an organization. अब हम क्या देखेंगे कि किस किस फील्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर एक ओबी के फील्ड में परसेप्शन को कैसे मर्ज किया जाए सो दैट हमारा ओबी का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए. हमने अभी तक पढ़ा इंट्रो. हमने क्या पढ़ा, हमने इंट्रो में ये पढ़ा कि लोग आपस में एक दूसरे को जज करते रहते हैं. मैनेजर को क्या करना चाहिए, अपने एम्प्लॉइज को अप्रेज करना चाहिए. क्यों, क्योंकि किसी एक का जजमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट डालता है. किसी एक का जजमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट डालता है.
तो अभी हम एक एक करके देखेंगे कि किस फील्ड में परसेप्शन काम आएगा फॉर द ओबी, सो दैट दे कैन यूनाइट टुगेदर एंड ओबी का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है परसेप्शन काम आता है इंटरव्यू में। जब हम ओबी पढ़ रहे होते हैं, परसेप्शन काम आता है एम्प्लॉयमेंट के इंटरव्यू में। आपने जनरली सुना होगा, अभी आप हट जाओ मैं क्या पढ़ा रही हूँ, आप सिर्फ इतना समझो। आपने देखा होगा इंटरव्यू में, आपने ये भी सुना होगा साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए इंटरव्यू में, दे कैन रीड योर मेंटल लेवल, वो समझ जाते हैं कि आप किस लेवल का प्रेशर डील कर रहे हो, है ना। साइकोलॉजी समझ जाते हैं वो आपकी। तो एम्प्लॉयमेंट के इंटरव्यू के टाइम पे भी परसेप्शन काम आता है। तो वो कैसे समझते हैं? वो कुछ आपके हाव भाव देखेंगे, कुछ अपना मेंटल परसेप्शन लगाएंगे। तो परसेप्शन सेम एज ओबी में भी काम आएगा। जब मैं एम्प्लॉइज को हायर कर रही हूँ तो इंटरव्यू लेते लेते मैं कुछ परसेप्शन बना लूंगी, तो उस हिसाब से मैं उसको हायर करूंगी। एक बात बताओ, मैंने आपसे अकाउंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा, ठीक है, और आपकी फील्ड, आपने नॉर्मल इंटरव्यू देना है, ठीक है, आप साइंस का इंटरव्यू देने आए हो, आपकी इंजीनियरिंग फील्ड है, बट इंजीनियरिंग फील्ड का तो आपको कुछ आता ही नहीं, तो मैं क्या परसेप्शन लगाऊंगी कि भाई ये जॉब नहीं कर पाएगा ये वाली। तो आपका परसेप्शन एम्प्लॉयमेंट के इंटरव्यू पे काम आता है ताकि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके। ठीक है, देखो, फॉर द पीपल, फ्यू पीपल आर हायर्ड विदाउट एन इंटरव्यू। बहुत कम लोग होते हैं जो कि इंटरव्यू के बिना हायर कर लिए जाते हैं, बट जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, जो इंटरव्यूअर कौन हुआ? जो इंटरव्यू ले रहा है, मेक द परसेप्चुअल जजमेंट, वो परसेप्चुअल जजमेंट लगाएगा, दैट आर ऑफन इनएक्यूरेट, दैट आर ऑफन इनएक्यूरेट होता है, एंड अर्ली इंप्रेशन लगा लेगा। क्या होता है? हम क्विकली, आपने देखा होगा कि इंटरव्यूअर फर्स्ट 10 मिनट्स में डिसाइड कर लेते हैं कि इसको अपॉइंट करना है या नहीं करना है। ये लाइन सुनी होगी ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके हाव भाव, आपके बिहेवियर से वो 3-4 मिनट में ही जज कर लेते हैं कि आप क्या हो। इट माइट बी रॉन्ग, इट माइट बी राइट ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है। तो वो ऐसा डिसीजन ले लेंगे। डिसीजन क्यों लेंगे? क्योंकि आपका उनपे स्टार्टिंग का जो इंप्रेशन पड़ा, जो आपका इंप्रेशन उनपे पड़ा, वो उस हिसाब से ऐसा डिसीजन ले लेंगे जो कि एंट्रेंच्ड होगा। एंट्रेंच मतलब फिक्स हो जाएगा, चेंज नहीं हो पाएगा। तो आपकी परसेप्शन काम आती है ना इंटरव्यू के टाइम पे, वो यही बता रहा है। मैं फिर कह रही हूँ, टॉपिक है वो जर्नल, इसको ओबी के साथ लिंक करना ही पड़ेगा, नहीं तो यू विल नॉट बी एबल टू फेच द गुड मार्क्स। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू करते समय परसेप्शन कैसे हेल्प करता है। फ्यू पीपल आर हायर्ड विदाउट इंटरव्यू, बट जो इंटरव्यूअर होते हैं परसेप्चुअल जजमेंट लगा लेते हैं। स्टार्टिंग में हम ऑब्वियस सी बात है, आपके सामने कोई निकल रहा है तो आप एकदम से जजमेंट लगा लोगे ना उसके बारे में कि ये कैसा है, और वो जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात हो जाती है। रिसर्च शो, रिसर्च क्या बोलती है? हाउ वी फॉर्म एन इंप्रेशन ऑफ अदर, हम दूसरों के बारे में इंप्रेशन कैसे फॉर्म करते हैं। विद इन 1/10 सेकेंड यू क्लिक, एक क्लिक में हम किसी का इंप्रेशन फॉर्म कर लेते हैं बेस्ड ऑन आवर फर्स्ट ग्लास। किसी को एक ही बार देखने से हम परसेप्शन फॉर्म कर लेते हैं। हमारा परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। परसेप्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? इंटरव्यू के टाइम पे भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप उसके हाव भाव, उसके टॉकिंग मैनर को जज करोगे, फिर कुछ परसेप्ट करोगे, फिर कुछ ऐसा डिसीजन लोगे जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन इंपैक्ट होगा। देखो, they tend to be more heavily weight in an interview if there are first impression are negative। अगर एक बात बताओ, आप इंटरव्यू में गए, आपने किसी को ग्रीट ही नहीं किया, आप जाकर सीधा बैठ गए, भले ही आपको सारा कुछ आता हो इंटरव्यू का आगे का, बट आपका वो जो फर्स्ट इंप्रेशन था ना कि इसने तो किसी को ग्रीट भी नहीं किया, तो क्या होगा? वो बहुत बैड इंपैक्ट छोड़ जाएगा आपके इंटरव्यू पे। तो वो यही कह रहा है, जो फर्स्ट इंप्रेशन अगर नेगेटिव हुआ, फर्स्ट इंप्रेशन अगर नेगेटिव हुआ तो वो आपके लिए बहुत हैवी कॉस्ट पड़ जाएगी, उसकी बहुत भारी पड़ेगा वो आपको। आपने एग्जाम में भी देखा होगा, हम कहते हैं जो आंसर आपको वेल डिजाइंड मैनर में आता है
पहले आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। पहले आप उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि उसका आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, सो दैट आगे की चेकिंग भी थोड़ी लूज हो सके। सेम एज हम पढ़ रहे हैं कि परसेप्शन कहाँ काम आता है, इंटरव्यू में काम आता है। तो इंटरव्यू के टाइम पे कैंडिडेट के हाव भाव, कैंडिडेट का बिहेवियर से हम परसेप्ट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली उसको जज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा यहां तक। फिर है मोस्ट इंटरव्यूअर्स डिसीजंस चेंज वेरी लिटल आफ्टर द फर्स्ट और 5 मिनट्स। वो कह रहा है पहले 4 से 5 मिनट के बाद बहुत मुश्किल होता है इंटरव्यूअर का डिसीजन चेंज करना। वो 4 से 5 मिनट में आपको जज कर लेते हैं। जज कैसे करते हैं, अपनी परसेप्शन के बेस पे। जज करने का कोई बेस क्या है, परसेप्शन है। उनको एक चीज लगी, दूसरी वो खुद परसेप्ट कर लेंगे। इसीलिए बोला जाता है first impression is the last impression. As a result, information early in an interview carries a greater weight. ठीक है, वो क्या कह रहा है, जो आपका अर्ली इंप्रेशन होता है वो ज्यादा वेट कैरी करेगा इंटरव्यू में। द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इज एन इम्पोर्टेंट इनपुट इनटू हायरिंग डिसीजन। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन करना चाह रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली रन करना चाह रहे हो, इसलिए इंडिविजुअल के बिहेवियर समझने इंपॉर्टेंट है। तो इंडिविजुअल के बिहेवियर हम कहाँ से समझ रहे हैं, इंटरव्यू के थ्रू समझ रहे हैं। सो दैट जिनका बिहेवियर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाएगा उन्हीं को हायर करो। जिनका बिहेवियर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाएगा उन्हीं को हायर करो। और उन्हीं को हायर कैसे करने की बात हो रही है, अपनी परसेप्शन लगाकर, अपनी परसेप्शन लगाकर हायर करने की बात हो रही है। देखो, द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इज एन इम्पोर्टेंट इनपुट। ऑब्वियस सी बात है, आप फर्स्ट टाइम वहीं पे इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वो एक इम्पोर्टेंट इनपुट है इनटू अ हायरिंग डिसीजन। किसी को हायर करने के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है। देयरफॉर क्वालिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लेबर, लेबर कैसी है वो इंटरव्यूअर के परसेप्शन पे डिपेंड करेगा। एक बात बताओ, मैंने इंटरव्यूअर ही नेगेटिव बैठा है, वो सही से परसेप्शन ही नहीं लगाता किसी के बारे में, तो मैं लेबर भी ऐसे चुनूंगी ना जो सही ना हो। एट द एंड किस पे इम्पैक्ट डालेगी, ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट डालेगी। क्यों, क्योंकि इंटरव्यूअर ने सही से परसेप्शन नहीं किया, सही से परसेप्शन ना करने की वजह से गलत बंदे आ गए ऑर्गेनाइजेशन में, गलत बंदे आ गए ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो रन है वो इफेक्टिवली एंड स्मूथली नहीं हो पाएगा। थोड़ा ट्रिकी भी लगा होगा, तो इसको 2 बार सुनना, है डैम श्योर आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कि हम ओबी के टाइम पे परसेप्शन को कैसे इंक्लूड करते हैं। मेन फील्ड क्या है, इंटरव्यू के टाइम पे परसेप्शन लगाए जाते हैं सो दैट सही पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए एंड ऑर्गेनाइजेशन ढंग से काम कर पाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं बार बार यही बात बोलूंगी, लिंक एवरी टॉपिक एंड सब टॉपिक विद द मेन हेडिंग एंड द सब्जेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि ओबी के अंदर, एक बात बताओ, मैं इंटरव्यू के टॉपिक तो कहीं जगह पढ़ती होंगी, पर ये मैंने ओबी में क्यों पढ़ा, क्योंकि ओबी में मैं ये कह रही हूं परसेप्शन लगाना है और परसेप्शन हमारा ओबी का टॉपिक है। चलो, उसके बाद आ जाता है मैनेजर्स एक्सपेक्टेशंस। मैनेजर की एक्सपेक्टेशंस क्या है ऑफ एन इंडिविजुअल। मैनेजर की किसी इंडिविजुअल से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो अफेक्ट करता है मैनेजर को भी और इंडिविजुअल को भी और उसके रिस्पॉन्स को भी। मैंने आपको बताया, मैंने सोचा कि आप बहुत अच्छा काम करोगे, मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी, पर आप तो भाई 10 बजे का टाइम है, आप 11 बजे आ रहे हो ऑफिस में, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो गई, तो मेरा बिहेवियर खराब हो जाएगा। अल्टीमेटली मेरा बिहेवियर चेंज हुआ तो आपका रिस्पॉन्स मेरी तरफ चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो, आपका रिस्पॉन्स चेंज हुआ तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली रन करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखो, हम पढ़ रहे थे परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन।
परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये परसेप्शन बेस्ड टॉपिक है, सो दैट आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर सके, वो स्मूथली रन कर सके, आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर सके, स्मूथली रन कर सके। हम पढ़ रहे हैं कि एक मैनेजर की जो एक्सपेक्टेशंस है किसी इंडिविजुअल से, वो दोनों को इम्पैक्ट करती हैं, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को, मैनेजर के बिहेवियर को भी और रिस्पॉन्ड को भी। एक बात बताओ, मैंने आपको रखा था काम पे कि आप मेरी सारी डाटा बना दो, बैलेंस शीट रेडी कर दो, पर आप तो भाई अपने ही काम कर रहे हो, कुछ और ही लेके बैठ जाते हो, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई, तो मेरा बिहेवियर चेंज हुआ, मेरा बिहेवियर चेंज हुआ, एनवायरमेंट खराब हुआ, आपका रिस्पॉन्स खराब हुआ, आपका रिस्पॉन्स खराब हुआ तो अल्टीमेटली काम ढंग से नहीं होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली रन नहीं कर पाएगी। People attempt to validate their perception of reality। हाँ, लोग क्या करते हैं, मैंने जो सोच लिया ना, मैं उसको सच साबित करने की कोशिश करूंगी कि मैंने जो कहा वो वैलिड है। आपने देखा होगा कुछ लोग आपस में आर्गुमेंट करते हैं, तो कहते हैं मैंने जो कहा वो वैलिड है, मैं अपने आप को प्रूव करूंगी कैसे भी करके, है ना। तो वो कह रहा है चाहे वो फॉल्टी भी हो अपने लेवल पे, चाहे मैनेजर समझ ही ना पा रहा हो उसकी प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है उसको आपने वो काम दिया है जो उसका बर्डन झेल ही नहीं पा रहा है, उसकी तो कोई गलती नहीं है, बट आपकी परसेप्शन पूरा माहौल खराब कर रही है, तो अल्टीमेटली फॉल्टी यहाँ पर कौन हुआ, फॉल्टी मैनेजर हुआ ना। चाहे वो मैनेजर फॉल्टी हुआ, फिर भी वो अपने आप को वैलिडेट करेगा, नहीं मैं सही हूं, नहीं मैं सही हूं। द टर्म सेल्फ फुलफिलिंग की जो प्रोपेंसी है, डिस्क्राइब हाउ एन इंडिविजुअल बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय द अदर्स एक्सपेक्टेशन। किसी का बिहेवियर दूसरों से एक्सपेक्टेशंस पे भी डिपेंड करता है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर छोटा बच्चा क्या करता है, वो एक्सपेक्ट करता है अगर उसके मॉम डैड बाहर से कहीं से आ रहे हैं तो वो मेरे लिए कुछ लेकर आए, नॉर्मल सी बात है, मैं बहुत बेसिक से आपको कनेक्ट कर रही हूँ, नॉर्मल सी बात है, मैं बच्चा एक्सपेक्ट करेगा कि मेरे मदर फादर मेरे लिए कुछ लेकर आए। अगर आप नहीं लेकर जाते हो, आपको ऐसा कोई आभास नहीं है कि मुझे कुछ लेकर जाना है, आप अर्जेंट काम में फंस गए, आप घर सीधा पहुंच गए, ठीक है, तो पेरेंट्स सीधा घर पे पहुंच गए, तो बच्चा क्या सोचेगा, उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे लिए कुछ आएगा और उसके लिए कुछ नहीं आया, तो ऑटोमेटिकली उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो चिढ़ने लग जाएगा, अच्छा मेरे लिए तो कुछ लेकर ही नहीं आए, मुझे छोड़कर चले गए। कनेक्ट कर रहे होंगे बहुत लोग आप लोग इसमें से। तो सेम एज अगर आप इंडिविजुअल मैनेजर भी जो एक्सपेक्ट करता है एज इट इज उसको ना मिले, एज इट इज उसको ना मिले, तो उसका बिहेवियर चेंज होगा, अल्टीमेटली एम्प्लॉइज का रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा, एंड एट द एंड क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली रन नहीं कर पाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो, if a manager expects the big thing from the people, अगर कोई मैनेजर बड़ी चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है, दे आर नॉट लाइकली टू लेट द डाउन। एक बात बताओ, एम्प्लॉय आया, मैंने उसको पहले ही क्लियर कर दिया ये चीजें चाहिए मुझे, तो मैं बहुत कम लेट डाउन होंगी, क्योंकि टर्म्स पहले ही क्लियर हो चुके हैं, टर्म्स पहले ही क्लियर हो चुके हैं, एंड क्या हुआ, उसको पता है मेरी एक्सपेक्टेशन है, वो फुलफिल करने की कोशिश करेगा। अगर मैंने एक्सपेक्टेशंस ही कम रखी हैं, अगर मैंने स्टैंडर्ड ही लो सेट किया है, तो मुझे रिजल्ट्स भी लो मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहे हैं एक्सपेक्टेशंस बिकम रियलिटी, अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिटी बनती हैं। एक्सपेक्टेशंस को बड़ा रखो, बट वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए, ये ना हो ना आपकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन में कोई कबाड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैस क्रिएट नहीं होना चाहिए। आपकी एक्सपेक्टेशंस बड़ी हो, क्योंकि बड़ी एक्सपेक्टेशंस होंगी तो रियलिटी भी बड़ी होगी, बट वो अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए कि दूसरों का हरासमेंट हो जाए उससे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हम क्या पढ़ रहे हैं, फटाफट से मेरे साथ रिकॉल करो। हम पढ़ रहे थे कि ओबी में परसेप्शन के पॉइंट को कैसे अप्लाई किया जाता है। समझ लो, ये तीनों जो पॉइंट जो भी हम हेडिंग पढ़ रहे हैं, ये हेडिंग्स क्या है, इनसे परसेप्शन जनरेट होती है और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर इम्पैक्ट होता है। चलो देखो, नेक्स्ट हम कर रहे हैं, इसी के अंदर का टॉपिक है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। मींस परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हुए भी परसेप्शन लगाते हैं हम, और वो परसेप्शन अल्टीमेटली क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करेगी। देखो कैसे करेगी, एन एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस
अप्रेजल वेरी मच डिपेंड्स अपॉन द परसेप्चुअल प्रोसेस। एक बात बताओ, आपने काम किया, अगर मैं पॉजिटिव माइंडेड हूं तो मेरी परसेप्शन क्या कहती है, यार ये स्टार्टिंग के दिन में आया है, इसने स्टार्टिंग में ही कितना अच्छा कर लिया, कोई बात नहीं और इम्प्रूव करेगा। तो मेरी परसेप्चुअल प्रोसेस आपकी प्रोग्रेस को डिसाइड करेगी। अगर मैं इस टाइप की थी, मैंने ये सोचा अगर यार इतने दिन में ही इसने इतना कर लिया, कोई बात नहीं धीरे धीरे इंप्रूव करेगा, तो आपकी इवेल्युएशन है ना जो मैं पॉजिटिव दूंगी, आपका जो आपको जो फीडबैक है मैं पॉजिटिव दूंगी। लेकिन अगर मेरे को आते ही परफेक्शन चाहिए थी तो मेरा जो परसेप्शन प्रोसेस है वो नेगेटिव चलना शुरू हो जाएगा। तो वो क्या कह रहा है, जो परसेप्चुअल प्रोसेस है वो डिपेंड, जो किसी की इवेल्युएशन है वो परसेप्चुअल प्रोसेस पे डिपेंड करती है। किसी पर्सन की परफॉर्मेंस को कैसे इवेल्युएट करें वो परसेप्चुअल प्रोसेस पे भी डिपेंड करती है। द परफॉर्मेंस अप्रेजल रिप्रेजेंट द असेसमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज वर्क, है ना, कि आप किसी एम्प्लॉय के वर्क को कैसे असेस कर रहे हैं। ऑल्दो अप्रेजल कैन बी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, मेरी थिंकिंग पे डिपेंड नहीं है। सेल्स मैनेजर है तो उसकी मैं कैसे डिसाइड करूंगी कि कितने डॉलर्स, कितने थाउजेंड्स, कितने रुपीज में उसने सेल करा है, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया ना। तो अप्रेजल ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है। मेनी जॉब्स आर इवेल्युएटेड इन सब्जेक्टिव टर्म, और कुछ चीजों में सब्जेक्टिव भी हो सकती है। जो सब्जेक्टिव है वो तो 100% जो इवेल्युएट कर रहा है उसके परसेप्शन पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मैंने सोचा कि आप अभी नए नए आए हो, मेरे लिए इतना भी इनफ है, आप आगे ग्रो कर जाओगे, तो मेरी परसेप्शन ऐसी है तो आपका इवेल्युएशन परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं अच्छा इवेल्युएट करूंगी कि आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आयरोनिकली परफॉर्मेंस रेटिंग से मच अबाउट द इवेल्युएटर, वो कह रहा है जो परफॉर्मेंस की रेटिंग है ना वो ज्यादा बोलती है रादर देन एम्प्लॉय क्या बोलता है अपने बारे में, रेटिंग ज्यादा। आप एक बात बताओ, आपने फ्लिपकार्ट अमेजोन से कुछ ऑर्डर करना है, ठीक है, आप प्रोडक्ट की रेटिंग पे जाओगे या नीचे कमेंट्स पे जाओगे, रेटिंग देखोगे आप, या फिर जो सेलर बोल रहा है कि हम ऐसे देते हैं हम वैसे देते हैं प्रोडक्ट, आप किस पे बिलीव करोगे, आप रेटिंग पे करोगे ना। तो वो कह रहा है रेटिंग मेजर रोल प्ले करती है रादर देन हम खुद क्या कह रहे हैं। आप जाके बोलो इंटरव्यू में मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट था, ये है वो है, बट आपका बिहेवियर वो शो कर रहा है कि आप कहाँ कितने पानी में हो। ठीक है, तो जो आपकी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है वो ज्यादा बोलती है रादर देन कि आप क्या बोल रहे हो अपने बारे में। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट हमने लिंक किए परसेप्शन से। नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉय की लॉयलिटी, एम्प्लॉय कितना लॉयल है वो भी ओबी में इम्पैक्ट करेगा। अनदर इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट मैनेजर मेक अबाउट द एम्प्लॉइज इज वेदर दे आर लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मुझे देखेगा कि आप लॉयल हो तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी, माहौल खुशनुमा हो जाएगा, आपका बिहेवियर अच्छा हो जाएगा, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाएगा। तो एम्प्लॉय की जो लॉयलिटी है, एम्प्लॉय की जो लॉयलिटी है वो डिपेंड करती है परसेप्शन पे। मैं अगर ये परसेप्ट कर रही हूँ आप लॉयल व्यक्ति हो तो मैं आपको अच्छे से ट्रीट करूंगी, आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिला तो अल्टीमेटली आप अच्छा रिजल्ट देने वाले हो। किसको, किसको भला, ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा एप्लीकेशन ऑफ, क्या कंप्लीट हुआ, एप्लीकेशन ऑफ परसेप्शन इन ओबी। ओबी में एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है परसेप्शन का। चलो नेक्स्ट हम करने वाले हैं एट्रीब्यूशन थ्योरी। एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या कहती है, जर्नल मीनिंग जो है एट्रीब्यूशन का, एट्रीब्यूशन का जर्नल मीनिंग पता है क्या है, एन एक्शन ऑफ रिगार्डलेस समथिंग कोज बाय पर्सन, मतलब किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, एक्शन है, वो क्या होता है रिगार्डिंग समथिंग, मेरा एक्शन है किसी चीज के टुवर्ड, तो वो कोज बाय, वो उसका कोई रीजन हो सकता है, चाहे वो पर्सनल रीजन हो, चाहे वो प्रोफेशनल रीजन हो, चाहे वो इंटरनल रीजन हो, चाहे वो एक्सटर्नल रीजन हो। एट्रीब्यूशन थ्योरी में हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बिहेवियर इंपैक्ट होता है, और हम देखेंगे ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है, किन बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। तो एट्रीब्यूशन का जर्नल जो मीनिंग है, लिटरल मीनिंग क्या बोलता है, एन एक्शन ऑफ, एन एक्शन ऑफ रिगार्डिंग समथिंग
caused by a person or the thing, किसी चीज के रिगार्डिंग जो एक्शन है वो या तो किसी पर्सन से या किसी थिंग से इम्पैक्ट होता है। देखो अब आ जाओ इस पे वर्डिंग्स पे। देखो एट्रीब्यूशन थ्योरी ट्राइज टू एक्सप्लेन, एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर रही है, द वेज इन विच वी जज द पीपल डिफरेंटली, कि हम लोगों ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से हम लोगों को डिफरेंट वेज में जज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग वी एट्रीब्यूट टू गिवन बिहेवियर। हम किसी पर्सन के बिहेवियर को एक मीनिंग असाइन कर देते हैं और उसकी वजह से उसको जज कर लेते हैं। एक बात बताओ, किसी ने कुछ बिहेव करा तो पहले मैंने उसको एक मीनिंग दिया, नहीं ये ऐसा है, फिर मैंने क्या किया, परसेप्शन लगाई, फिर मैंने उसका कोज डिसाइड किया, ऐसा है शायद इस वजह से हो रहा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या कर रही है, इट ट्राइज टू एक्सप्लेन द वेज, ये तरीके बता रही है कि हम किस किस तरीके से लोगों को जज करते हैं डिफरेंटली। डिफरेंटली जज कैसे करते हैं, उनके बिहेवियर को एक मीनिंग देते हैं फिर उसको जज करते हैं, उनके बिहेवियर को एक मीनिंग देते हैं फिर उसको जज कर लेते हैं डिफरेंट तरीकों से। ये हमें बताती है एट्रीब्यूशन थ्योरी। एट्रीब्यूशन थ्योरी हमें ये बताती है। इट सजेस्ट, ये हमें क्या सजेस्ट कर रही है, दैट वी ऑब्जर्व एन इंडिविजुअल बिहेवियर, जब भी हम किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं तो हम अटेम्प्ट करते हैं वेदर इट इज एक्सटर्नल और इंटरनल। हम देखते हैं ना, हमें पता लग जाता है इसने गलत बिहेव करा, या तो ये इंटरनली डिस्टर्ब्ड है या फिर बाहर से किसी से लड़कर आया है। नॉर्मल हम यही बोलते हैं ना कि या तो इंटरनली डिस्टर्ब है या बाहर से किसी से लड़कर आया है। बाहर से एक्सटर्नल कोज का मतलब क्या है, वो कोज जिसके ऊपर उसका बस नहीं चलता, इंटरनल कोज पे उसका बस चलता है बट एक्सटर्नल कोजेज उसके हाथ में नहीं है। तो ये सब जो हमने डिटरमाइन करना है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डिस्टिंक्टिवनेस। डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट, अलग क्या है। एक होता है कंसेंसस, सबकी सहमति होना। जब भी आपको वर्ड्स में मीनिंग में थोड़ा लगे कुछ इशू तो साथ साथ लिख लिया कीजिए, सो दैट, क्योंकि एक बार जो इशू आ जाता है वो हर बार आता है, तो मार्क कर लो। जैसे कंसेंसस का मीनिंग, इट्स नॉट शेमफुल कि आपको मीनिंग नहीं आ रहा है। कुछ लोग बच्चे कहते हैं मुझे नहीं आ रहा, यार मेरी तो इंग्लिश बड़ी वीक है, इट्स ओके, एवरीथिंग कैन नॉट बी डन बाय एवरीवन, सेम एज हर चीज एक बंदा नहीं जान सकता, बट ट्राई टू इनकलकेट दिस थिंग्स इन योर नोट्स। अगर आपको कुछ अच्छा वर्ड मिलता है तो उसको लिखिए, क्योंकि उसका इंप्रेशन अच्छा जाने वाला है। ठीक है, हमने क्या कहा, कौन कौन से फैक्टर होंगे, एक डिस्टिंक्टिवनेस होगा, एक कंसेंसस होगा, एक होगा कंसिस्टेंसी। ये तीन को हम पढ़ेंगे अच्छे से। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो एट्रीब्यूशन थ्योरी है, पहले किसी ने स्टार्ट किया बट उसको एंड मीनिंग किसी और ने दिया। जो हमने पढ़ा ना, तीन फैक्टर हैं, जो इसने एंड मीनिंग दिया वो उसके तीन फैक्टर थे। द बेसिस ऑफ द एट्रीब्यूशन थ्योरी इज दैट पीपल वॉन्ट्स टू नो द रीजन। हम यही तो बार बार कह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं रीजन इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ठीक है, ऑफ देयर एक्शन। एक बात बताओ, अगर आपके पास कोई बंदा काम कर रहा है, आज वो बिल्कुल भी फोकस नहीं है, तो आप उससे पूछते हो ना, भाई क्या हुआ। क्यों पूछते हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कुछ इंटरनल रीजन है, एक्सटर्नली किसी चीज से वो डिस्टर्ब है। तो इस थ्योरी में हम क्या करेंगे, रीजन जानना चाहेंगे। हेडर प्रपोज दैट व्हाट पीपल परसीव्ड एंड बिलीव्ड अबाउट व्हाट दे सो, what people perceived and believed about what they saw dictate करता है how they would act। मैं क्या बिलीव करती हूँ, मैं बिलीव करती हूँ कि किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी है, बट बाहर एक्शन ऐसे चल रहे थे किसी के, तो मेरे को जबरदस्ती बदतमीजी करनी पड़ी सो दैट सामने वाला पर्सन टिक जाए, सामने वाला पर्सन टिक जाए। तो वो क्या कह रहा है, how that the people believed and perceived they saw, जो लोग बिलीव एंड परसीव करते हैं, दैट व्हाट पीपल बिलीव एंड परसीव, एक्चुअल में मेरा बिलीव क्या है उस पर डिपेंड नहीं करेगा,
जो मैंने देखा है मैं उस हिसाब से रिएक्ट करूंगी, इवन इफ देयर बिलीव अबाउट व्हाट दे परसीव वाज इनवैलिड। चाहे मेरा बिलीव जो मैंने देखा वो इनवैलिड था, फिर भी पीपल परसीव्ड एंड बिलीव करेंगे जो उन्होंने देखा है उस हिसाब से। ये लाइन नहीं भी करोगे तो चलेगा। देखो अब हम पढ़ने वाले हैं, जो हमने 3 फैक्टर्स पढ़े, वो 3 फैक्टर्स के बेसिस पे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि बिहेवियर इंटरनल है या एक्सटर्नली हो रहा है। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, डिस्टिंक्टिवनेस। डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब क्या हुआ, इट रेफर्स टू वेदर इंडिविजुअल डिस्प्ले डिफरेंट बिहेवियर इन फ्रंट डिफरेंट सिचुएशन। एक बात बताओ, हम ये देखना चाह रहे हैं क्या एक इंडिविजुअल डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बिहेवियर रखता है या हर सिचुएशन में सेम बिहेवियर होता है। इज द एम्प्लॉई who arrived late today also one who regularly blows the commitment। एक बंदा आज लेट आया, क्या वो रोज लेट आ रहा है? हम क्या देखना चाह रहे हैं, क्या वो हर सिचुएशन में लेट ही आ रहा है? यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ? हम क्या कह रहे हैं, देखो इज द एम्प्लॉई हु अराइव लेट टुडे, जो आज लेट आया, ऑल्सो वन, क्या ये वही है जो डेली ही लेट आता है अपनी कमिटमेंट देने के बाद भी? What we want to know whether this behavior is unusual, if it is are likely to give attribution external। देखो अगर अनयूजुअल है, अब मान लो मैंने इस चीज का आंसर क्या लिया कि ये कभी कभी ही लेट आता है, रोज अपनी कमिटमेंट नहीं तोड़ता, तो मैं क्या सोचूंगी शायद कुछ मजबूरी होगी तो वो लेट आया होगा। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, एक्सटर्नल फैक्टर हो गया ना, एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। तो मैंने इस चीज का जो आंसर निकाला वो मुझे आंसर देगा, वो मुझे रिस्पोंड करेगा कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है। मैंने क्या सोचा, ये जो एम्प्लॉय आज लेट आया है क्या ये रेगुलरली लेट आ रहा है? अगर ये रेगुलरली लेट आ रहा है, वो चीज बहुत यूजुअल है उसके लिए, डेली करता है वो, तो ये इंटरनल चीज हो गई, मतलब उसी का फॉल्ट है इसमें। लेकिन अगर अनयूजुअल है, डेली नहीं आता, डेली नहीं लेट आता, आज ही लेट आया है, तो मैं ये क्या के छोड़ दूंगी, क्या पता कुछ एक्सटर्नल उसके साथ कुछ इशू हुआ रहा हो आज, इस वजह से वो लेट हुआ है। इफ नॉट देन वी जज द बिहेवियर इंटरनल, मतलब अगर वो यूजुअल लेवल पे कर रहा है तो वो इंटरनली कर रहा है, अगर वो अनयूजुअल लेवल पे ऐसा हो रहा है, डेली बेसिस पे ऐसा नहीं होता, तो मतलब क्या हुआ, कुछ एक्सटर्नल इम्पैक्ट रहा होगा जिसकी वजह से ऐसा बिहेवियर रहा। देखो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कंसेंसस। कंसेंसस क्या था, सब एग्री कर जाएं। इफ एवरीवन हु फेसेस द सिमिलर सिचुएशन एंड रिस्पोंड इन द सेम वे, क्या सारे के सारे बंदे हर सिचुएशन में सेम रिस्पोंड कर रहे हैं? सेम रिस्पोंड मतलब क्या, उनकी सहमति है हर सिचुएशन में, तो वो कंसेंसस हो गया। ठीक है, अगर सहमति है तो मतलब सहमति है तो वी कैन से बिहेवियर कंसेंसस बता रहा है वो लोग सही हैं, वो लोग सही हैं, बिहेवियर सही है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय का बिहेवियर, एम्प्लॉय कैसे बिहेव करता है, सारे एम्प्लॉयज, एक बात बताओ, अगर आप किसी को 2 दिन सैलरी लेट कर देते हो, सारे ही एम्प्लॉयज हो सकता है नीडी हो, सारे के सारे ही आपके ऊपर चढ़ जाते हैं बिस्तर, हमें तो टाइम पे सैलरी चाहिए, सारे के सारे कर रहे हैं, तो इट मींस कंसेंसस है, सबकी सहमति है कि टाइम पे सैलरी मिलनी चाहिए, मतलब उनके एक्सटर्नल फैक्टर है, वो जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को एक कंसेंसस से तो हम क्या जज कर लेते हैं। आप कहते हैं ना कि जब सारे आपको गलत बोल रहे हैं तो आप ये कैसे कह रहे हो मैं सही हूँ, हम मेजोरिटी पे जाते हैं, सेम चीज यहाँ पे वो हो रही है। ठीक है, फिर आता है फाइनली एंड ऑब्जर्व लुक फॉर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी देखेंगे हम, पहले हमने क्या देखा, डिस्टिंक्टिवनेस, फिर हम आए कंसेंसस पे, अब हम पढ़ रहे हैं कंसिस्टेंसी। फाइनली एंड ऑब्जर्व लुक फॉर एन कंसिस्टेंसी इन पर्सन एक्शन। एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, डज द पर्सन रिस्पॉन्ड इन सेम वे ओवर द सेम टाइम। एक बात बताओ, एक एम्प्लॉय 10 मिनट लेट हो गया है एक दिन, मैं क्या देखूंगी, क्या कंसिस्टेंटली वो लेट ही हो रहा है, क्या कंसिस्टेंटली वो लेट ही हो रहा है? अगर वो कंसिस्टेंटली लेट हो रहा है तो मेरे लिए वो नेगेटिव है, वो इंटरनल हो गया। हो सकता है
एक एम्प्लॉय आज 10 मिनट लेट हो गया तो मैं क्या देखूंगी, मेरे लिए वो चीज ज्यादा बड़ी नहीं होगी क्योंकि वो आज ही लेट हुआ है। समझ लो, एक एम्प्लॉय आज लेट हुआ 10 मिनट, दो एम्प्लॉय थे, चलो और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, 2 एम्प्लॉयज थे, एक ए था एक बी था, ए भी 10 मिनट्स लेट आया, बी भी 10 मिनट्स लेट आया। ए पे मैंने बहुत शाउट किया और बी पे शाउट नहीं किया, रीजन क्या हुआ कि जो ए है तो दोनों 10 मिनट लेट, पर जो ए है वो डेली बेसिस पे लेट आ रहा है, कंसिस्टेंसी बना ली उसने इस चीज में, लेकिन बी आज ही लेट हुआ है, मुझे पता है बी आज ही लेट हुआ है तो जरूर कोई एक्सटर्नल उसको चीज इंपैक्ट की होगी, बट जो रोज लेट आ रहा है तो उसकी तो हैबिट बन गई ना लेट आने की, तो कंसिस्टेंसी की वजह से भी हम जज करते हैं। तो इसका मैंने एक चार्ट बना दिया है, देखो इंडिविजुअल के बिहेवियर, डिस्टिंक्टिवनेस अगर हाई है, हाई डिस्टिंक्टिवनेस है, मतलब हाई डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा हो जाती है डिस्टिंक्टिवनेस तो एक्सटर्नल है, अगर डिस्टिंक्टिवनेस नहीं है तो वो इंटरनल है, सेम चल रहा है, वो उसने अपने बिहेवियर को बना लिया है। कंसेंसस का मतलब अगर हाई कंसेंसस है, हमने कहा सारे ही डिमांड कर रहे हैं सैलरी टाइम पे दो, तो वो एक्सटर्नल हो गया। अगर कुछ लोग कर रहे हैं, एक आधा पर्सन ही परेशान कर रहा है तो वो जानबूझ के भी कर सकता है, हो सकता है। कंसिस्टेंसी, अगर बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी है, देखो हमने क्या पढ़ा, ध्यान रखना रिवर्स हो गया, जरूरी नहीं है हाई है तो ऑलवेज एक्सटर्नल होगा। थर्ड केस में ये लो फेल हो जाता है, थर्ड केस में जो रोज कंसिस्टेंट बेसिस पे 10 मिनट लेट आ रहा था वो इंटरनली वजह से हो रहा था, लेकिन जो कभी कभी आ रहा है वो एक्सटर्नली आ रहा है। ये रट्टा मत लगाना जो जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स करते हैं, हाई है तो एक्सटर्नल, लो है तो इंटरनल, नेवर। थर्ड केस में ये थ्योरी आपकी फेल हो जाएगी। थर्ड केस में कंसिस्टेंसी जिसकी रेगुलर है वो इंटरनल हो जाता है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे कर रहा है तो वो उसका हैबिट बन चुकी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फिनिश होता है एप्लीकेशन भी, एंड क्या पढ़ा हमने, एट्रीब्यूशन थ्योरी हमने पढ़ ली। ठीक है, यहाँ पे फिनिश हुआ, एक या दो टॉपिक बचे हैं वो मैं फिनिश करवा दूंगी आज से कल, आज तो नहीं सॉरी, विद इन 1 और 2 डेज, देन हम मोटिवेशन स्टार्ट कर लेंगे। चलिए, एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, 22 के स्टूडेंट्स अगर जो हैं या फिर फर्दर जो स्टूडेंट्स हैं जो अगर लाइव अटेंड करना चाहते हैं, दे कैन मैसेज मी, वी विल प्रोबेबली स्टार्ट विद द जनवरी से फुल रेगुलर बैच स्टार्ट कर देंगे, बट 21 के स्टूडेंट्स है डू नॉट वरी, मैं यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाली हूँ डेली बेसिस पे, जैसे मैं वीडियोस लेकर आ रही हूँ, यू कैन फॉलो दीज लेक्चर्स, बट स्टिल कोई आगे का है वो भी लेक्चर नहीं लेना चाहता, डू नॉट वरी, आप इसकी भी यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, यहाँ पे सब फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाला है, बट उन लोगों के लिए है लाइव लेक्चर जो लोग कहते हैं ना हमसे बैठ के पढ़ा नहीं जाता बट हमें लाइव ही चाहिए, so you can also join that, do not worry, यहाँ पे लेक्चर्स आते रहेंगे, because my main motive is to make you guys understand, हर किसी को समझ में आना चाहिए, इट्स नॉट अबाउट मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी, इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन जो सबको काम आनी चाहिए। एनीवन जिसको भी कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक रिलेटेड डाउट है, आपको अगर कुछ और चीज लगता है कि कुछ पूछना चाहते हो आप स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग कुछ भी, यू कैन मेल मी, यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू, do not hesitate, you can mail me, I can share my number with you so that we can connect easily, do not worry, all these are free of cost, nothing will be charged, आपको कुछ भी पूछना है anytime you can comment me, anytime you can mail me, I will definitely reply to you, thank you so much guys, अगर आप नहीं हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।